हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो पॉलिटी की अपनी सीरीज़ को बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या इसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के नाम से जाना जाता है। तो अब ये क्यों लाया गया था, इसका क्या बैकग्राउंड है? तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 के बीच तक लड़ा गया, इसमें इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। बदले में इंडियंस ने सेल्फ गवर्नेंस की मांग की कि हमें अपनी खुद का शासन चाहिए, हमें खुद का शासन चाहिए। तो 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू, अब ये एडविन मॉन्टेग्यू कौन थे? तो ये ब्रिटिश सरकार में मंत्री थे। ये थे एडविन मॉन्टेग्यू, ये ब्रिटिश सरकार के मंत्री थे। इन्होंने घोषणा की कि भारत को धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन दिया जाएगा। और इसके बाद वायसराय जो थे ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर धीरे धीरे सुधार या रिफॉर्म्स लागू करे गए। तो इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया। तो ये था इसका बैकग्राउंड, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। अब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एज मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो ये काफ़ी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। अब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ई.एस. मॉन्टेग्यू, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो ये थे गवर्नर जनरल। अब इसके थ्रू क्या किया गया था, नए ऑफिस क्रिएट किए गए थे। तो एक पोस्ट थी हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, ये अपॉइंट करा गया, और सम पावर जो थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ट्रांसफ़र कर दी गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविज़न इसमें दिया गया, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया इसी के थ्रू 1926 में। अब अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें भारतीयों को सरकार में थोड़ी बहुत भागीदारी देना इसका उद्देश्य था, लेकिन जो मेन सत्ता अभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में ही थी। तो अब इस एक्ट के थ्रू डायआर्की इंट्रोड्यूस करी गई। अब डायआर्की क्या होती है? ये होता है दो तरह का शासन, मतलब द्वैध शासन इसे कह सकते हैं हिंदी में। तो ये डायआर्की थी, शासन को दो भागों में बांटना। तो ये डुअल सिस्टम था गवर्नेंस का। अभी जो पावर है शेयर की जाती थी बिटवीन ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन मिनिस्टर्स। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि इंडियन मिनिस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई, थोड़ी पावर ही थी इनके पास, लेकिन ये जो पावर थी अब शेयरिंग स्टार्ट हो गई थी। द्वैध पावर या डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट्स तो जो थे वो दो तरह से डिवाइड होते थे, एक तो सेंट्रल सब्जेक्ट और एक होते थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट। उसके अलावा प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो थे ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे। अब वो दो पार्ट क्या थे? वो दो पार्ट थे ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो थे ये अंग्रेज़ों के हाथ में रहते थे, लेकिन ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे इसमें इंडियंस की भागीदारी थी। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या होता था? ये इंडियन मिनिस्टर्स के द्वारा हैंडल करा जाता था। अब ये जो थे ये रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, मतलब विधायी के लिए, कानून बनाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। और मेजॉरिटी मेंबर जो थे इसमें वो इलेक्ट करे जाते थे। तो ये इंडियन मिनिस्टर्स होते थे इसमें, और ये इलेक्टेड होते थे, और कुछ नॉमिनेट भी होते थे, लेकिन हाँ मेजॉरिटी इलेक्ट किए जाते थे। अब रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में था, हैंडल्ड बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ब्रिटिशर्स होते थे और गवर्नर भी ब्रिटिशर थे। तो इसमें इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेजिस्लेचर को लेकर, यानी विधायी या कानून बनाने को लेकर इन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और ये पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा हैंडल करे जाते थे। अब देखा जाए तो इसमें क्या आता था? इसमें रिजर्व सब्जेक्ट में मेन रहता था लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, मतलब मोटी मोटी चीज़ें जो भी आप कह सकते हैं कानून व्यवस्था से लेकर के जो भी चीज़ें थी वो सारी ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ही रखी हुई थी अभी भी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करें तो इससे क्या हुआ? सेंट्रल कंट्रोल जो था वो रिड्यूस हो गया। अभी प्रोविंस के पास अपनी खुद की काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी आ गई थी, तो सेंट्रल कंट्रोल यहाँ से रिड्यूस हो रहा था। अब प्रोविंसेस को
ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिलने लगी थी, पहले की अपेक्षा अभी प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पावर थी। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो जो रेवेन्यू था वो डिवाइड किया जाता था सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, और प्रोविंशियल बजट जो था वो अलग कर दिया गया था। तो इस तरह के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी थे प्रोविंसेस को लेकर के। अब प्रोविंसेस अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पावर की बात करें तो ये जो प्रोविंसेस थे ये खुद का अपना बजट जो है वो प्रेजेंट कर सकते थे, ये टैक्सेस लेवाई कर सकते थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पर। तो मतलब जो भी प्रोविंस के सब्जेक्ट थे उस पर ये टैक्स ले सकते थे, और साथ ही साथ अपना खुद का बजट भी ये प्रेजेंट कर सकते थे। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें तो देखिए जैसे दो तरह का शासन था, ऊपर सेंट्रल था नीचे प्रोविंस थे, ये इस तरह से शासन चल रहा था। तो अब सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें तो ये पूरी कंट्री के लिए लॉ बना सकते थे, और यहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल अभी भी स्ट्रांग था। लेकिन प्रोविंस के पास अपने कुछ खुद के अधिकार आ गए थे कि अपना बजट प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़े अपने लॉ बना सकते हैं, कुछ हद तक अपने सब्जेक्ट्स पर टैक्स भी लेवाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पावर प्रोविंस को मिल गई थी। अब गवर्नर जनरल की पावर की बात करें तो इसके पास अभी भी बहुत ज़्यादा पावर हो रखी थी, ये वीटो कर सकते थे, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे, इमरजेंसीज का प्रावधान था तो इमरजेंसी भी जो थी वो गवर्नर लगा सकता था। इमरजेंसी लगा करके गवर्नर जनरल अभी भी पूरी पावर अपने हाथ में ले सकता था। तो ये किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकता था, मिनिस्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकता था, इमरजेंसी पावर्स अभी भी इनके हाथ में थी। तो मतलब डायरकी दिखावा ज़्यादा था और पावर इसमें कम दी गई थी। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था। तो बाई कैमरल कैसे, दो हाउसेज इंट्रोड्यूस करे गए, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपका अपर हाउस होता था और ये लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता था। तो इस तरह से बाई कैमरल लेजिस्लेचर था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 144 145 के अराउंड मेंबर्स रहते थे। इनमें से कुछ जो थे वो नॉमिनेटेड थे और कुछ जो थे वो इलेक्टेड थे। तो कुछ इलेक्टेड भी थे और कुछ नॉमिनेटेड भी थे। उसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट ये अपर हाउस होता था, इसमें ऑलमोस्ट 60 के आसपास मेंबर्स थे। ये देखिए आगे दिया भी हुआ है, काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 के अराउंड और 144 145 रहते थे, जिनमें ज़्यादातर 144 जो थे इलेक्टेड थे, बाकी नॉमिनेटेड थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्टिन्यूड। तो सेपरेट इलेक्टोरेट अभी भी कॉन्टिन्यूड था, मतलब अलग अलग रिलीजन और कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन अलग अलग था। वोटिंग राइट्स की बात करें तो यहाँ पर लिमिटेड वोटिंग राइट्स दिए गए थे, और वुमेन जो थी मतलब महिलाओं को वोटिंग के राइट्स पहली बार दिए गए यहाँ से। अच्छा एक चीज़ रह गई, ये लिखा हुआ है लिमिटेड वोटिंग राइट्स। तो लिमिटेड वोटिंग राइट्स किस तरह से थे, कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब ऐसा करेंगे कि तुम वोट डाल दो तुम ना डालो, तो मतलब लिमिटेड है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता भी होगा। तो ये ऐसा था कि जो वोट डालने का अधिकार था वो सिर्फ बड़े लोगों को था, मतलब ज़मींदार हो या कोई टैक्स पेयर हो या कोई बहुत एलीट क्लास का आदमी हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, उसको वोटिंग राइट्स मिलते थे। लेकिन जो आम आदमी था, गरीब आदमी था, निचले तबके का आदमी था, उन्हें अभी भी वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं थे। तो लिमिटेड वोटिंग राइट्स ही मिलती थी, आम जनता वोट नहीं डाल सकती थी यहाँ पर भी। और एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मुस्लिम, सिख्स और यूरोपियन इनके लिए अलग अलग सीट्स रखी गई थी। तो ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंट अलग अलग करके रखा, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग सीटों का प्रावधान रखा था। अब कंक्लूजन की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था, लेकिन सक्सेस इसकी लिमिटेड थी। मतलब जितना ये चाह रहे थे उतना तो कुछ नहीं हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पावर था, वो कंट्रोल था, वो थोड़ा कम किया गया, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुआ। तो इन्होंने पूरी तरह से सेल्फ गवर्नमेंट तो नहीं प्रोवाइड करा, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। अब अगर इसकी कमियों की बात करें तो डायरकी फेल हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, गवर्नर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था यहाँ पर भी। रियल पावर्स अभी भी ब्रिटिशर्स के पास थी, डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की थी। नेशनल लीडर्स जो थे जैसे गांधी जी, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर इंडियंस को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मिला, प्रोविंशियल अवेयरनेस बढ़ी,
डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ा साथ साथ, क्योंकि देखिए हमने डिमांड रखी थी सेल्फ गवर्नेंस की और नाम में सिर्फ नाम की पावर मिली, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ा। लेकिन आगे चलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ और स्ट्रॉन्गर डिमांड आई, इंडिपेंडेंस आई, तो काफ़ी कुछ आगे भी है, जानेंगे अच्छे से। तो ये था हमारा वीडियो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया स्कोप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।